हेलो सीजीएल के शेर, कैसे आप सभी लोग। मैं लालजीत यादव आप सभी का कीर्तमान एकेडमी पर स्वागत करता हूं। माय डियर स्टूडेंट्स, 70 डेज संग्राम की आपकी इस रीजनिंग की शानदार क्लास में आज मैं आपके लिए एक नए टॉपिक के साथ उपस्थित हूं। आज हम लोग अपनी लॉजिकल रीजनिंग के अंतर्गत एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक करने जा रहे हैं, स्ट्रॉन्ग एंड वीक आर्गूमेंट, यानी प्रबल एवं निर्बल तर्क। तो 70 डेज संग्राम के अंतर्गत आज हम आपके साथ चौथे डे में हाजिर हैं। तो देर किस बात की, आइए आज के इस टॉपिक की शुरुआत हम करते आपके साथ हैं। फ्रेंड्स, आपको ये पता है कि ये जो टॉपिक है आपका टीयर 1 टीयर 2 दोनों में रखा गया है। अभी हमने फोकस टीयर 1 पे खास तौर पे रखा हुआ है, लेकिन ये सारे क्वेश्चन आपको टीयर 2 में भी समान रूप से उपयोगी होंगे। आप टीयर 1 क्लियर करिए, फिर टीयर 2 पे और टफ और महत्वपूर्ण लेवल के क्वेश्चन के साथ हम आपको कराएंगे क्लास आगे। तो डियर स्टूडेंट, आज की जो क्लास होगी इसमें हम आपको एक बात बताएं कि आपको जितनी चीज़ें करनी हैं, डायरेक्शन आपको पता है कि क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 11 तक आज हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। और सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि प्रबल और निर्बल तर्क का मतलब वास्तव में क्या है। अगर इस प्रबल और निर्बल तर्क की कुछ बेसिक जानकारी हम आपको दे दें तो आप सभी ये जानो कि बार बार इस वाले टॉपिक के अंतर्गत आप सभी बच्चों को एक कथन दिया जाएगा, उसके बाद 2 तर्क दिए जाएंगे, एक फर्स्ट होगा एक सेकंड होगा। सामान्यतः फर्स्ट वाला पॉजिटिव यानी हाँ से शुरू होगा और सेकंड वाला ना में, यानी यूँ समझना कि कथन भी इन्हीं का होगा, तर्क भी इन्हीं का होगा, एक पक्ष में एक विपक्ष में। हमको आपको तय करना है कि हमारे क्वेश्चन के लिए कौन सा इम्पॉर्टेंट है, यानी मजबूत है, प्रबल है, वो हमें चुनना होगा। इनको चुनने के लिए कुछ महत्वपूर्ण इम्पॉर्टेंट ट्रिक्स हैं, वो सारे ट्रिक्स हम आपको यहाँ पे डिस्कस कर देते हैं, फिर बहुत मज़ा आएगा। बहुत ही शानदार टॉपिक है ये। तो प्रिय विद्यार्थियों, ज़रा जल्दी से सारे के सारे लोग जुड़िए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और मेरे साथ लगातार आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व करके मुझे लास्ट में बताना कि आपके हमने जो जितने सारे सवाल कराए 11 क्वेश्चन, उसमें आप कितना आराम से कर पा रहे हो। ईमानदारी से कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना और अपने दोस्तों तक ज़रा इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। कोई भी विद्यार्थी नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि इस तरह की बेहतरीन तैयारी आप हमारे चैनल से जुड़कर अच्छी तरीके से कर सकें। चलिए भाई, अब यहाँ बताऊँगा कि बार बार क्या होगा कि कुछ तर्क ऐसे होंगे जो द्विअर्थी होंगे। अब द्विअर्थी का मतलब है कि लेखक क्या कहना चाहता है ये कन्फर्म ना हो पा रहा हो, तो ऐसे तर्क हमेशा डाउटफुल होंगे, संदेह के दायरे में आएंगे। और जितने संदेह के दायरे में तर्क आएंगे उनको आपको निर्बल तर्क समझना है, कमज़ोर तर्क समझना है। दूसरा ट्रिक ये है कि तर्क बिल्कुल भी साधारण नहीं, मतलब सतही ज्ञान पर आधारित नहीं होना चाहिए, उसकी कोई एक वैल्यू हो। तो तर्क साधारण नहीं होना चाहिए। ऐसे तर्क कथन से जुड़े होते हैं, लेकिन वो क्या करते हैं, साधारण होने के नाते उनको भी निर्बल माना जाएगा। ये भी आप ध्यान रखिएगा। डियर स्टूडेंट, अगला ट्रिक ये तीसरा पॉइंट पर है कि कथन के तर्क के रूप में प्रश्न का कोई औचित्य नहीं है, यानी जो कथन कहा गया जब आप तर्क कर रहे हो तो आप वहाँ पे अनावश्यक क्वेश्चन मार्क नहीं लगाओगे। ऐसा तर्क क्या होगा, कमज़ोर माना जाएगा। अगला पॉइंट है चौथा कि सत्यता पर आधारित तर्क प्रबल होंगे अगर उनका कथन से सीधा संबंध साबित हुआ तो। इसी प्रकार से अगला ट्रिक याद रखना कि तार्किक रूप से कहा जाने वाला हर तर्क क्या होगा, प्रबल होगा। सच्चाई पर आधारित लेकिन कल्पना के रूप में पूछा गया तर्क भी प्रबल होगा। एक और महत्वपूर्ण बात बताऊं कि कभी कभी भूतकाल में किसी व्यक्ति द्वारा किए गए कार्यों के आधार पर तर्क दिए जाते हैं। याद रखना मेरे मित्रों, ऐसे तर्क हमेशा ही कमज़ोर होते हैं, निर्बल होते हैं, क्योंकि भूतकाल में किसी परिस्थिति में किया गया कार्य वर्तमान में भी मान्य हो यह जरूरी नहीं है। तो ये कुछ इसके ट्रिक्स थे, तरीके थे। अगर आप इन्हें अपना लेंगे तो लॉजिकल रीजनिंग के सवालों को दहाड़ते हुए शेर की तरह आप कर पाओगे, क्योंकि इस तरह की रीजनिंग को बच्चा इग्नोर करता है, वो आपके सिलेक्शन में बाधक बना हुआ है। इस नाते उम्मीद करता हूँ कि आप सारे लोग इस बात को समझ गए होंगे, और कम समझ आएगा तो वीडियो को दोबारा सुन लीजिएगा, सब कुछ क्लियर हो जाएगा, आपको एक एक बात समझ में आ जाएगी। आइए इसके डायरेक्शन क्या वो देखा जाए। तो हम आज डिस्कस करेंगे 1 से लेकर 11 तक के क्वेश्चन। इसमें डायरेक्शन दिया गया कि महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में निर्णय
लेते समय यह वांछनीय होता है कि प्रबल और निर्बल तर्कों के बीच में अंतर किया जाए। ये सब लिख के दिया रहेगा परीक्षा में। जहाँ तक कि उनका प्रश्न से संबंध है, प्रबल तर्क वे हैं जो महत्वपूर्ण तो हैं, साथ ही साथ प्रश्न से सीधे सीधे संबंधित हो सकते हैं। निर्बल तर्क वे हैं जो कम महत्वपूर्ण है, हो सकता है कि प्रश्न से सीधे संबंधित ना हो या उसके कम जरूरी पक्ष से जुड़े हों। अब इसके बाद प्रत्येक प्रश्न में आप सभी लोगों को 2 तर्क फर्स्ट और सेकंड दिए जाएंगे। एक कथन पहले से दिया रहेगा। आपको तय करना है कि कौन सा तर्क प्रबल है और कौन सा तर्क निर्बल है। उत्तर ए आपको तब चुनना है जब केवल पहला तर्क प्रबल होगा, बी तब चुनना है जब केवल सेकंड तर्क प्रबल होगा, सी तब चुनना है जब या तो फर्स्ट या तो सेकंड तर्क दोनों में से कोई एक सत्य हो, जब दोनों ही सत्य ना हो यानी कमज़ोर होंगे तो डी, जब दोनों ही प्रबल होंगे तो ई। इसमें विकल्प चुनना बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। चलिए भाई, हम देखेंगे अपने सेशन का पहला सवाल। माय डियर स्टूडेंट, बहुत ही शानदार सवाल, ज़रा जोरदार तरीके से आप लोग पढ़िए, मैं वेट कर रहा हूँ, जल्दी से आंसर दो मेरे शेरों। कथन है आ गया, क्या भारत में नए विश्वविद्यालय स्थापित किए जाने चाहिए? ये कथन है। अब 2 तर्क दिए गए, उस पर विचार करना है, फिर ऊपर बताए गए विकल्पों से आपको प्रश्न का उत्तर देना होगा। कहता नहीं, हमने अभी तक साक्षरता का लक्ष्य हासिल नहीं किया। माय डियर स्टूडेंट्स, देखो, अब विश्वविद्यालय अगर आप बनाएंगे तो निश्चित तौर पे भारत में ग्रेजुएट लोगों की, पोस्ट ग्रेजुएट लोगों की दर बढ़ेगी। ये अच्छी खबर होगी भारत के संदर्भ में। पहला तर्क, अरे नहीं भाई, अभी तक हमने साक्षरता का लक्ष्य हासिल नहीं किया, तो इसका कथन से कोई संबंध नहीं, यानी एक कमज़ोर तर्क, नहीं मानेंगे हम लोग। नहीं, हमें बेरोजगार परंतु उच्च शिक्षित लोगों की समस्या का सामना करना पड़ेगा। हो सकता है व्यवहारिक तौर पर ये बात आंशिक रूप से सत्य हो कि ज़्यादा लोग पढ़े लिखे होंगे तो बेरोजगार ज़्यादा होगा, लेकिन माय डियर स्टूडेंट्स, पढ़ाई का उद्देश्य संस्कार भी होता है, घर परिवार समाज को अच्छे से चलाना होता है, सिर्फ नौकरी करना नहीं है। आप बिजनेस करके भी बड़े हो सकते हो। तो इस नाते दूसरा तर्क भी कमज़ोर है, और जब दोनों ही तर्क निर्बल होंगे, कमज़ोर होंगे, तो ऐसा विकल्प डी है, यानी इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? दोनों तर्क निर्बल हैं, तो हम विकल्प डी को चुनेंगे। चलिए, बहुत ही शानदार अगला सवाल देखेंगे आप लोगों के लिए। कहता है कि क्या भारत में वर्तमान बड़े राज्यों में से कुछ और राज्य बना लेने चाहिए? यह एक आपके सामने कथन आया, स्टेटमेंट आया है, तर्क दिया जा रहा। हाँ, इससे प्रशासनिक सुविधा होगी, इसमें कोई संदेह नहीं, नो डाउट, इससे सुविधा तो होगी। नहीं, राष्ट्रीय एकात्मकता के लिए खतरा, ये बात भी सत्य है। तो दोनों चीज़ें सही बच्चों, लेकिन जब आप सुविधा देखोगे तो खतरा मत सोचना, और जब खतरा देखोगे तो सुविधा मत सोचना। दोनों बातें सही हैं, लेकिन अलग अलग परिस्थितियों में। जब पहला सही होगा तो दूसरा नहीं, दूसरा सही होगा तो पहला नहीं, या तो फर्स्ट या तो सेकेंड, और ऐसी कंडीशन में विकल्प सी हमें चुनने को कहा गया, तो इसका विकल्प सी आपका आंसर हो जाएगा। आप सबको क्लास अच्छी लग रही है मेरे भाई? कमेंट करके वाई टाइप करते हुए आगे बढ़ते जाओ। बहुत शानदार है, लोग इससे दूर रहते हैं। आप पढ़ लीजिए, सब कुछ आपका बेहतर हो जाएगा। अगला कथन है, क्या संयुक्त राष्ट्र संघ, अब ऐसे सवाल तो ही लगा पाएगा ना जो संयुक्त राष्ट्र संघ को जानता हो। संयुक्त राष्ट्र संघ जैसे संगठनों को समाप्त कर दिया जाना चाहिए। तर्क फर्स्ट है, हाँ, अब शीत युद्ध क्योंकि समाप्त हो गए हैं, ऐसे संगठनों की कोई भूमिका नहीं। माय डियर स्टूडेंट्स, ये तर्क कमज़ोर है। आज भी संयुक्त राष्ट्र संघ रहता है, दुनिया में बहुत सारी शांति व्यवस्था, लोगों की मदद के लिए कारगर है वो, इस नाते पहला तर्क गलत है, उसका बना रहना जरूरी। दूसरा कहता नहीं, ऐसे संगठनों के अभाव में विश्व युद्ध हो सकता है। निश्चित तौर पे दुनिया पर थोड़ी नकेल कसने का काम संयुक्त राष्ट्र संघ करता है, इस नाते निश्चित तौर पे इस प्रश्न का सही तर्क क्या है? सेकंड वाला प्रबल है, और जब सेकंड वाला तर्क प्रबल होगा तो उत्तर विकल्प बी चुनना है। चलिए मेरे भाई, अगला सवाल देखिए, बहुत ही प्यारा प्रश्न। आप लोग भी जरा फटाफट कमेंट करिए, बहुत स्लो कमेंट करते हो आप लोग। 10 सेकंड की यार उंगली चलाना है, उतना नहीं कर सकते, तो ज़रा जल्दी करो। देखो, कहता क्या भारत की स्कूली शिक्षा में अनिवार्य व्यावसायिक पाठ्यक्रम होना चाहिए? कहता है हाँ, यह शिक्षा को और अर्थपूर्ण और व्यवहारिक बनाएगा, जो कि अधिकांश छात्रों के वास्तविक जीवन की शैली के नज़दीक होगा। बिल्कुल माय डियर स्टूडेंट्स, आज हमारे तमाम विद्यार्थी बीए बीएससी सामान्य तरीके से पढ़ के आए, उनके पास कोई नया हुनर नहीं है। आज बच्चा संघर्ष करता है, कोचिंग पढ़ता, किताबें पढ़ता, ऑनलाइन ऑफलाइन। आप देखो, अपना जीवन का कीमती समय
उन चीज़ों को जानने में गुजार रहे हैं जो पीछे आपको पढ़ाई जानी चाहिए थी। दोष किसका है अभी तो आप हमसे बेहतर बता सकते हो, लेकिन निश्चित तौर पे माय डियर स्टूडेंट्स, अगर वहाँ पे प्रोफेशनल कोर्सेज रहे होते तो आज आपको ना आर्थिक परेशानी होती, ना नौकरी ढूंढने में इतनी दिक्कत होती, अच्छे से पढ़ाया होता तो हमारी आपकी भेंट भी ना होती। खैर कोई बात नहीं। तो पहला वाला तर्क हमारा क्या होगा, प्रबल है। दूसरा, नहीं, छात्रों को ये विकल्प होना चाहिए कि कोई व्यावसायिक पाठ्यक्रम चुने या नहीं, क्योंकि उसमें कुछ साहित्य यानी क्षेत्रों हो सकता है जाना चाहते हो। नो डाउट माय डियर स्टूडेंट, ये भी सही है। देखो व्यावसायिक पाठ्यक्रम आज भी आप क्या है, कोई बच्चा बीए करता है, कोई बीकॉम करता है, कोई क्या करता है, बीएससी करता है, ऑप्शन है तब ना। तो ये कह रहे हैं कि व्यावसायिक पाठ्यक्रम होगा तो अच्छा तो होगा, लेकिन ये ज़बरदस्ती ना हो, थोपा ना जाए, जो चाहे वो करे, जो चाहे ना करे, ऑप्शनल हो। तो दोनों ही तर्क यहाँ पे पूरी तरीके से प्रबल हैं। जब दोनों तर्क प्रबल होंगे तो क्वेश्चन हमारा करेक्ट आंसर विकल्प ई हो जाएगा। और अब हम देखेंगे पांचवा सवाल। कहता है क्या भारत को व्यापक परमाणु निषेध संधि पर हस्ताक्षर करने चाहिए। कहता है नहीं, भारत तब अगर ऐसा करता अपना सार्वभौमिक अस्तित्व बनाए नहीं रख पाएगा, क्योंकि हमारे निश्चित तौर पे यह तर्क प्रबल माय डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि भारत के पड़ोस में आपको पता है कि हमारे पड़ोस में चाहे वो चाइना हो, पाकिस्तान हो, ऐसे और जो तमाम हमारे पड़ोसी, खासतौर पे चाइना पाकिस्तान से तो अपने संबंध कैसे बताने की आवश्यकता नहीं है। अगर हमने परमाणु निषेध संधि पर सिग्नेचर कर दिया तो अभी तो ये लोग धमकी देते हैं तो एक तुरंत आके बम फोड़ जाएंगे। इस नाते अभी हम सिग्नेचर तब तक नहीं करेंगे जब तक कि हमारे पड़ोसी देश ना कर दें। लेकिन हाँ, एशियाई प्रायद्वीप में तनाव कम करने का एकमात्र तरीका नहीं भैया, हमारे साइन कर देने से तनाव नहीं घट जाएगा। इस नाते दूसरा तर्क कमज़ोर है। करेक्ट आंसर विकल्प ए होगा, पहला प्रबल था। अब जरा आप लोग अपने क्वेश्चन नंबर 6 आज के सेशन का बहुत ही शानदार सवाल आपके लिए लेके आया हूँ। छठवां सवाल जरा आप लोग देखो और मुझे बताओ। कहता है कि क्या भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य बनाया जाना चाहिए। भारत तो वर्षों से मांग कर रहा है, कोई बात नहीं। कहते हाँ, भारत एक ऐसे देश के रूप में उभर कर आया जो शांति और मैत्री पसंद करता है। हमारी ये नीति आज़ादी से वर्तमान समय तक जारी है, क्योंकि हमें शांति और दोस्ती दोनों ही पसंद है। तो निश्चित तौर पे पहला तर्क प्रबल है बच्चों। लेकिन दूसरा नहीं, पहले हम अपने लोगों की समस्याएं जैसे गरीबी कुपोषण हल कर लें। देखिए गरीबी कुपोषण तो चलने वाली एक अनवरत प्रक्रिया है, इस पर काम जारी रहेगा। इसका सुरक्षा परिषद की अस्थायी सदस्यता से कोई मतलब नहीं है। ये ध्यान भटकाने वाला तर्क दूसरा गलत है, पहला सही है। करेक्ट आंसर विकल्प ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलिए। बहुत ही प्यारा प्रश्न। आप सबको क्लास अच्छी लग रही भाई ना? हाँ, जोश और उत्साह के साथ चलिए, आप अच्छे से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कर पाओ। इसी नाते डियर स्टूडेंट्स, मैं बात नहीं सिर्फ काम पर फोकस किए हुआ हूँ, क्योंकि 70 दिन में हम लोगों को पूरा रीजनिंग कंप्लीट करना है। तो अब आप देखो ये क्या सवाल है। क्या सरकार को घाटा उठाने वाली सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों को बंद कर देना चाहिए। कह रहे हैं वो सरकारी कंपनियां जो घाटे में चल रही, क्या उनको बंद कर देना चाहिए। पहला तर्क नहीं, सभी कर्मचारियों की नौकरी सुरक्षा आमदनी चली जाएगी। भैया किसी को खुश करने के लिए देश कितनी कीमत चुकाएगा, यानी पहला तर्क प्रबल नहीं है बच्चों। लेकिन दूसरा हाँ, प्रतिस्पर्धात्मक विश्व में नियम है योग्यतम का बचा रहना। बिल्कुल सत्य है, आज कंपटीशन की दुनिया है, मार्केट है, जो योग्य है वो जीतेगा, बाकी हारेगा। दूसरा तर्क प्रबल है। करेक्ट आंसर विकल्प बी होगा। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे हम। क्या भूतकाल में, तो कहते हो क्या भूतकाल में आपराधिक मामलों में दोषी व्यक्तियों को भारत में चुनाव लड़ने की अनुमति मिलनी चाहिए। कह रहे हैं वो हमारे आदरणीय नेता लोग जिनको किसी मामले में न्यायालय से दोषी ठहरा दिया गया है, लेकिन पहले ठहराया गया, तो क्या उनको हम वर्तमान में चुनाव लड़ने दें। तो पहला कहता है नहीं, ऐसे लोग देश और जनता की सेवा नहीं कर सकते, इसमें कोई संदेह नहीं, पहला तर्क प्रबल है। दूसरा हाँ, यह तो लोकतंत्र, लोगों को तय करने दिए किसे वोट देना, ये बात भी सत्य है। अपनी अपनी जगह पर दोनों तर्क प्रबल हैं और आंसर विकल्प ई हो जाएगा। मैं अगला क्वेश्चन आप सभी मित्रों के लिए लूँगा। यहाँ देखो क्या कहता है। क्या चुनाव में वोट डालना सभी मतदाताओं के लिए अनिवार्य कर दिया जाना चाहिए। तो चुनाव में वोट डालना सभी के लिए अनिवार्य कर दिया जाए, ठीक है। पहला हाँ, चुनाव ज़्यादा अर्थपूर्ण होंगे, मतदाता अपनी जिम्मेदारी समझेंगे। यहाँ एक बात कहना चाहूँगा
कि भारत में लोकतंत्र है, बनिया बांध कर बाजार नहीं लगती, जिसकी इच्छा वोट डालेगा, क्योंकि यहाँ पे आपके पास डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है, संविधान है। पहला तर्क आपका कमज़ोर है, लेकिन दूसरा नहीं, ये लोकतंत्र के सिद्धांतों के खिलाफ। बिल्कुल सही भाई, ज़बरदस्ती आप वोट नहीं डलवा सकते किसी से, इस नाते यहाँ पे बी सही होगा। चलिए भाई अगले सवाल पर, ये है प्रबल निर्बल तर्क। उम्मीद करता हूँ आप सब समझ पा रहे हो, अपने आप को जोड़ पा रहे होंगे। देखो आज का अगला सवाल कहता है कि क्या सरकार व्यावसायिक कोर्सेज जैसे मेडिकल, इंजीनियरिंग आदि के लिए निजी कॉलेजों को बढ़ावा दे। मतलब कह रहे हैं सरकार जैसे मेडिकल इंजीनियरिंग है इनके लिए क्या करे, प्राइवेट संस्थान चलाने दे। पहला तर्क क्या कह रहा है कि हाँ, वित्तीय कठिनाइयों के कारण केवल सरकार ही ऐसी कॉलेजों की स्थापना नहीं कर सकती। देखो ये ध्यान भटकाने वाली बात है, कथन से इसका कोई संबंध नहीं है। पहला तर्क कमज़ोर हुआ। दूसरा, नहीं हमारे यहाँ काफ़ी मात्रा में डॉक्टर इंजीनियर, नहीं भाई साहब अभी बहुत कम है डॉक्टर और इंजीनियर। आपको भी पता है कि गांव के गांव में झोला छाप डॉक्टरों से काम चलता है, सरकारी डॉक्टर कम है। फिलहाल ये तर्क भी पूरी तरह से कमज़ोर है। जब दोनों तर्क कमज़ोर होगा, विकल्प डी चुनने को ऊपर बताया गया था निर्देश, तो हमारा दोनों तर्क कमज़ोर हो गया। अगला सेशन का सवाल देखो, बहुत शानदार सवाल। क्या निजी कंपनियों को भारत में यात्री रेलगाड़ियों को चलाने की अनुमति दिया जाए, जैसा कभी एक दो ट्रेनें चल भी रही भारत में। पहला तर्क, हाँ भारतीय रेलवे सेवा की गुणवत्ता बेहतर बनाएगा। और क्या, डर के मारे सब भागेंगे यार, भागो भागो नहीं तो निजी वाले ले जाएंगे, हमारा कुर्सी पर सोने का काम बाधित होगा, इससे कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ेगा। पहला तर्क बिल्कुल सही है। दूसरा, नहीं निजी कंपनियां गैर मुनाफे वाले क्षेत्रों में प्रचालन के लिए राजी नहीं होंगी, ऐसा कुछ नहीं है, इसका कथन से कोई संबंध नहीं, कमज़ोर है। पहला वाला बिल्कुल सत्य है, इस नाते इसका करेक्ट आंसर विकल्प ए हो जाएगा। माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए लेकर आए थे इस सेशन के अंतर्गत प्रबल और निर्बल तर्क के अंतर्गत कुछ शानदार सवाल, और यकीन मानिए अगर आपने इनको अच्छे से और ईमानदारी से रिवीजन कर लिया, 2 बार 3 बार इन सवालों को देख लिया है, तो आप निश्चित तौर पे स्ट्रॉन्ग एंड वीक आर्गूमेंट का कोई सवाल आएगा, मैं दावे से कह सकता हूँ कि आप उसे लगा सकोगे। इसमें और क्या आपको एक्सप्लेनेशन चाहिए, मैं तो सोच रहा हूँ क्वेश्चन फटाफट करा दो, आप उस ट्रेंड को परिचित हो जाएं। दिन भर लड़का बाकी टॉपिक पढ़ रहा है, हम लोगों ने उल्टे पढ़ना शुरू किया, पहले लॉजिकल रीजनिंग करेंगे, फिर नॉन वर्बल करा देंगे, फिर कोडिंग डिकोडिंग, इस तरह जितने तमाम टॉपिक हैं उनको मैं शानदार तरीके से बोर्ड पर आके पढ़ाऊँगा, तो वो आप करना। और हाँ, अगर आपको मैथमेटिक्स की बेहतरीन तैयारी करनी है तो आप हमारे विजिट करें दूसरा यूट्यूब चैनल कीर्तमान एकेडमी है, जहां पर मैं आपको 70 डेज टोटल फ्री 70 दिन के संग्राम में गणित रोज के रोज पढ़ा रहा हूं आपको, रात के 10 बजे लाइव। उसका PDF वगैरह सारा टेलीग्राम चैनल पर फ्री है, कहीं कुछ नहीं देना। अब हमारा एक भी विद्यार्थी पैसे की तंगी के नाते पढ़ाई या तैयारी को ना छोड़े, इसके लिए आप और अपने दोस्तों को इस चैनल से जोड़िए, उनसे कहे सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, ताकि जो भी हम वीडियोस क्लासेस आपको डालते हैं आप तक पहुंच जाए, आप सब देखें, अपना लाभ लें, अपना सिलेक्शन लें, अपना घर परिवार को देखें, अपनी ज़िंदगी को जिएँ। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम 70 डेज़ के रीजनिंग के अगले टॉपिक के साथ आपसे मिलेंगे अगली क्लास यानी कल। तब तक आप सब पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।